नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं की सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। ये पाठ शुरू करने के पहले मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। कोई व्यक्ति या कोई वनस्पति सजीव है, कैसे हमें मालूम पड़ता है कि वह चीज़ सजीव है, निर्जीव नहीं, अब ये जीवित है? हम कैसे पता लगाते हैं? क्या क्या चीज़ हम करते हैं कि जिससे हमें पता लगे कि वो सजीव है? उसमें क्या क्या चीज़ प्रक्रिया पाई जाती है? छोटी क्लास में हमने पढ़े हैं, सांस ले रहा है तो सजीव है, बराबर। हिल डुल रहा है तो सजीव है, बराबर। बोल रहा है तो सजीव है, खाना खा रहा है तो सजीव है। ये सब मुद्दे हुए। लेकिन जहाँ तक बड़ी क्लास में आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे, तो इसके अंतर्गत उस व्यक्ति को पोषण की आवश्यकता होती है, मतलब भूख लगता है, उसके शरीर में पाचन प्रक्रिया बनी है, भोजन पचता है, रक्ताभिसरण प्रक्रिया होती है, सर्कुलेशन सिस्टम, मतलब ब्लड उसके पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है, वह श्वास लेता है, उच्छ्वास करता है, मतलब श्वास अंदर लेना, श्वास बाहर करना। इसके अलावा वो वृद्धि करता है अपने शरीर का। बचपन में छोटे रहते हैं, धीरे धीरे शरीर बढ़ता है, इस तरह से। इसके अलावा उसमें उत्सर्जन होता है, जो भी भोजन हम शरीर में लेते हैं उसको बाहर हम त्यागते हैं मलमूत्र के रूप में। इसके अलावा बच्चों, वह मृत्यु को भी प्राप्त होता है, मतलब एक न एक दिन वो मर जाता है। इसके अलावा और एक सजीव में गुण पाया जाता है। प्रत्येक सजीव अपने ही जैसे सजीव को जन्म देता है। बिल्ली बिल्ली को जन्म देगा, गाय अपने बछड़े को जन्म देगी, मनुष्य बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है बच्चों, तो सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 2 में आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये संकल्पना चित्र जो हमें इस पूरे पाठ्यक्रम में पढ़ना है, इसमें पहला है प्रजनन। प्रजनन मतलब 9th क्लास में इसी का नाम आपको था पुनरुत्पादन, मतलब रिप्रोडक्शन। प्रजनन 2 प्रकार की होती है, अलैंगिक प्रजनन और दूसरा लैंगिक प्रजनन। इन 2 प्रकार के प्रजनन में आज का मुद्दा केवल हम अलैंगिक प्रजनन पर देखेंगे। अलैंगिक प्रजनन मतलब अपने ही जैसे संतत को जन्म देने के लिए केवल एक, कितना बच्चों? केवल एक ही सजीव की आवश्यकता पड़ती है। वह सजीव अपने अकेले से ही वह अपने संतत को जन्म देता है। तो अलैंगिक प्रजनन में बच्चों, कुछ सजीव एक कोषीय होते हैं और कुछ सजीव बच्चों बहुकोषीय होते हैं। एक कोषीय का मतलब ही होता है बच्चों जो आँख से न दिखाई देता, और बहुकोषीय का मतलब होता है वह छोटा हो या बड़ा, लेकिन आपको निरी आँखों से जरूर दिखाई देता है। तो एक कोषीय सजीव बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, दिखाई नहीं देते, वे भी अपने संतत को जन्म देते हैं। जैसे आप जानते होंगे, अभी कोरोना वायरस है, आँख से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। वह एक कोषीय सजीव कैसे अपने आप को अधिक संख्या में करते जा रहा है, तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे। दूसरा है बच्चों बहुकोषीय सजीव, जो आँख से तो दिखाई देते हैं, वो छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। हाथी इतने बड़े भी हो सकते हैं, हाथी एलिफेंट, अथवा मनुष्य हो सकता है, मच्छर हो सकते हैं, चींटी हो सकते हैं, ये सब आँखों से दिखाई देते हैं, बहुकोषीय सजीव। लेकिन हम बहुकोषीय सजीव में अलैंगिक प्रजनन पढ़ रहे हैं, अर्थात ऐसे सजीव जो आँखों से ही दिखाई देते हैं और एक ही सजीव के द्वारा संतत को जन्म देते हैं। ठीक है, जबकि जैसे मनुष्य में प्रजनन के लिए दो सजीवों की आवश्यकता पड़ती है। तो हम ऐसे सजीव के बारे में पढ़ेंगे जो दिखाई देते हैं, बहुकोषीय हैं, लेकिन वो अपने संतत की जन्म स्वयं अकेले द्वारा करते हैं। अलैंगिक में है विभाजन। विभाजन मतलब अपने शरीर को ही 2 टुकड़े में बांट देना। और दूसरा आता है मुकुलन, मतलब शरीर के ऊपरी भाग में कुछ उभार आ जाता है,
उभार आना मतलब शरीर के एक अंग में से एक दूसरा हिस्सा अपने आप बाहर की ओर बढ़ने लगता है और कुछ समय के पश्चात वह उस टुकड़े को, उस वृद्धि को अपने मूल मतलब अंग से, मुख्य अंग से अलग कर देना, और जो अलग हुआ भाग है वह मूल अंग का सजीव या उसकी संतति कहलाएगी। इसको उदाहरण सहित देखते हैं। अलैंगिक प्रजनन, विभाजन। इसमें देख रहे हैं अमीबा अपने शरीर को किस तरह से दो हिस्से में अलग किया। धीरे धीरे पहले केंद्रक अलग हुआ और बाहरी आवरण उसके बाद अलग होता है। याद रखिए, पहले केंद्रक अलग होता है दो हिस्से में, न्यूक्लियस, बाद में उसके बाहरी आवरण मतलब सेल मेम्ब्रेन अलग हो जाते हैं। इस प्रकार एक अमीबा दो हिस्से में बढ़ जाता है। अगर गणित में x और y अक्ष पे देखें तो ऐसे आड़ी कट रहा है। आड़ी यहाँ पे लिखा है कि अमीबा का आड़ी कटने के बाद एक ऊर्ध्वाधर होता है, क्षैतिज होता है। क्षैतिज कटने के बाद ये दो हिस्से में बन जाता है। इस प्रकार यह भी एक विभाजन हुआ, अलैंगिक प्रजनन। विभाजन में ही दूसरा उदाहरण है पैरामीशियम का। ये भी एक चप्पल के आकार का होता है। ये देख रहे हैं, इस तरह से पैरामीशियम है, एक कोशी है, आँख से नहीं दिखाई देता। ये भी ऐसे ही आड़ा कटेगा। कटने का तरीका ये है, अंदर का केंद्रक पहले अलग हो जाएगा, फिर बाहरी आवरण दो हिस्से में अलग होगा। ये भी आड़ा कट रहा है, क्षैतिज अवस्था में कट रहा है। तो ये भी अलैंगिक प्रजनन का विभाजन पद्धति है। अलैंगिक प्रजनन का विभाजन में ये तीसरा सजीव है यूग्लिना। ये आँख से नहीं दिखाई देती क्योंकि ये सब एक कोशी है। अब ये एक यूग्लिना दो यूग्लिना बन गए थे, खड़े खड़कटा हुआ है ये, मतलब वाई अक्ष से ऊर्ध्वाधर। तो पहले इसका जो फ्लैजेला था जिसके द्वारा यह चलता है, यह दो हिस्से में हो गया। नीचे से इसका आधार जो था वह भी दो हिस्से में हो गया। तो केंद्र के स्वरूप में और फ्लैजेला जो जिससे चलता है, ये दोनों अलग दो हिस्से में हो गया। ये दोनों अलग होने के पश्चात इसके बाहरी आवरण का विभाजन होता है। इस प्रकार यूग्लिना में अलैंगिक प्रजनन होता है, वो भी ऊर्ध्वाधर, जबकि पैरामीशियम और अमीबा में क्षैतिज या आड़े तौर पर विभाजन होता है। बच्चों, जब मैं कहता हूँ विभाजन, तो विभाजन मतलब टूटना, टूटकर दो हिस्सा होना। तो अमीबा में इसके पहले हम देखें कि किस तरह से क्षैतिज अवस्था में दो हिस्सा हुआ, लेकिन जब मैं विभाजन कहता हूँ तो विभाजन एक का टूटकर दो हिस्सा न होना, जबकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब असंख्यों में, अनेकों संख्याओं में टूटकर अलग होना भी विभाजन होता है। तो इसको बहुविभाजन कहेंगे। अमीबा जब प्रतिकूल परिस्थिति में पड़ जावे, जब उसका बहुत अच्छा दिन चलता है, सुनहरा दिन कटता है, तब वो दो टुकड़ों में बढ़ता है। लेकिन जब उसकी परिस्थिति खराब हो जाती है, उसके जीवन पर बन जाता है, प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है, तो इस तरह से अपने अंदर जो जीव द्रव्य है उसको गाढ़ा करते जाता है केंद्र किस तरह से, और अचानक ये फट जाता है और अनेकों नवजात शिशु अमीबा बाहर निकल जाते हैं। तो ये बहुविभाजन है अमीबा का। तो इस तरह से विभाजन में अमीबा द्विविभाजन भी होता है, बहुविभाजन भी, जबकि पैरामीशियम द्विविभाजन और क्षैतिज अवस्था में। यूग्लिना ऊर्ध्वाधर होता है लेकिन खड़े ऊर्ध्वाधर, और वो दो हिस्से में भी विभाजन। तो हमने बच्चों विभाजन का कुछ उदाहरण देखे। अब हम देखेंगे मुकुलन। बच्चों, यह किण्व या ईस्ट की आकृति है। जैसे आप इडली बना रहे हैं, रात भर अगर आटा रख दिया जाए तो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, लासादार हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका स्वाद जो है खट्टा जैसा हो जाता है। तो यही जीव उसमें पनप जाते हैं। रातों रात इतनी संख्या में कैसे हो जाते हैं? ये एक जीव है, इसके शरीर का थोड़ा सा उभार होता है, उसके ऊपर दूसरा उभार होता है, उसके ऊपर तीसरा उभार होता है और टूट जाते हैं। फिर प्रत्येक हिस्सा ऐसे ही दिखने लगता है और प्रत्येक हिस्सा इसी तरह उभार अपने ऊपर करते जाता है। करने के बाद पुनः यह टूट जाता है और अपनी संख्या बढ़ाने लगता है। तो अपने शरीर के किसी अंग में उभार आ जाना और उस हिस्से का टूट जाना ही मुकुलन कहलाता है।
तो यह मुकुलन पद्धति है। ऐसे सजीवों में है जो आँखों से नहीं दिखाई देती एक कोशी में। लेकिन यहाँ एक चीज़ और मैं बता दूँ, आगे चलकर मैं आपको बताऊँगा एक ऐसा सजीव जिसे हाइड्रा कहते हैं, वह आँखों से दिखाई देता है, समुद्र में पाया जाता है, लेकिन वह भी अपने शरीर के एक अंग को उभार देता है और नए संतति का जन्म करता है। अर्थात मुकुलन पद्धति अलैंगिक पद्धति है जो एक कोशी में भी पाई जाती है, अनेक कोशी सजीवों में भी दिखाई देता है। तो बच्चों, हमने देखा कि प्रजनन में अलैंगिक प्रजनन एक कोशी सजीव करते हैं विभाजन और मुकुलन द्वारा। विभाजन में ये दो हिस्से में तोड़ेंगे तो द्विविभाजन, और बहुत हिस्से में तोड़ेंगे तो बहुविभाजन। बहुविभाजन प्रतिकूल परिस्थिति में अमीबा में पाया जाता है, लेकिन द्विविभाजन अमीबा हो सकता है, या तो पैरामीशियम हो सकता है, या तो यूग्लिना हो सकता है। अगर साधारण तौर पे कट रहा है, साधारण का मतलब क्या होता है बच्चों, बहुत ही अच्छे से जीवन कट रहा है, उस समय अपने शरीर को दो हिस्से में तोड़ देना, ये अमीबा में पाया जाता है। पैरामीशियम जो है, जो चप्पल के आकार का रहता है, क्षैतिज कटता है, जबकि यूग्लिना ऊर्ध्वाधर कटता है। बहुविभाजन यह साधारण परिस्थिति में नहीं पाया जाता, प्रतिकूल परिस्थिति में पाया जाता है। अमीबा अपने आप को बहुत हिस्से में विभक्त कर लेता है, विभाजन कर लेता है, तो बहुविभाजन। इसके अलावा बच्चों, अलैंगिक प्रजनन में आप देखेंगे बहुकोशी प्राणियों में जो आँखों से दिखाई देते हैं, उनमें खंडी भवन है, पुनर्जनन है, मुकुलन है, साकीय प्रजनन है और बीजाणुओं का निर्माण है। तो सबसे पहले बच्चों, मैं आपको साकीय प्रजनन और बीजाणुओं के निर्माण के बारे में बताता हूँ। तो इसमें खंडी भवन, पुनर्जनन, मुकुलन, साकीय प्रजनन और बीजाणुओं का निर्माण। साकीय प्रजनन का मतलब होता है साका, अंग, मतलब शरीर के हर एक अंग से। बहुकोशी, मान लो एक वृक्ष है, वृक्ष के अंदर जड़ होता है, फिर उसके ऊपर तना होता है, फिर उसके ऊपर पत्ती होती है, फिर उसके अंदर फल होता है, फिर फल से बीज होता है। मतलब ऐसा वनस्पति जिसके जड़ से भी वनस्पतियाँ उगाई जा सके, तना से भी उगाई जा सके और पत्तियों से भी उगाई जा सके और बीज से भी उगाई जा सके, तो ऐसे कहते हैं साकीय प्रजनन। जबकि बीजाणुओं का निर्माण, बीजाणु धानीधर में बीजाणुओं का निर्माण होता है और बीजाणु जब फूटते हैं बहुत दूर तक चले जाते हैं तो वे फैल जाते हैं। जब आपका चमड़े का बेल्ट या चमड़े का बैग या चमड़े का जूता बारिश में भीग जाता है, आप महीनों भर अगर उसे रख देते, धूप नहीं दिखाते हैं, तो उस पर सफ़ेद सफ़ेद एक तह जम जाती है। वास्तव में वो कवक है, वो जो बीजाणु का निर्माण करके वो उस पर धीरे धीरे फैलती जाती है। ठीक है बच्चों, तो इसको देखें। तो बच्चों देखिए, ये शकरकंद है, ये हो गया घातपर्ण या ब्रायोफाइलम या पत्थर चट्टा, या आलू हो गया भूमिगत तना, तने से भी पौधा निर्माण हो जाता है, पत्ती से भी और जड़ से भी। इस तरह से अलग अलग अंगों से जब कोई प्रजनन होता है, नए संतत नए पौधे का जन्म होता है, तो इसे कहते हैं साकीय प्रजनन। जबकि फफूंदी कवक जो रहता है वह इस तरह से हमारे चमड़े के बैग पर लगा रहता है, लेकिन माइक्रोस्कोप में देखें तो ये सफ़ेद सी झिल्ली रहती है और इसमें एक हल्का सा उभार आता है, बीज बन जाता है। जब ये सूख जाता है, चटक कर टूटता है, बीज बहुत फैल जाता है, आगे जहाँ गिरता है फिर आगे बढ़ता है। इस तरह से सफ़ेद झिल्ली का निर्माण करता है। इसे कहते हैं बीजाणु का निर्माण। मतलब इस बीज से ही इसकी रचना आगे होती जाती है। तो यह था बीजाणु का निर्माण। अगला अलैंगिक प्रजनन है खंडी भवन। कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? नहीं? अच्छा, मैं कुछ 9th का याद धरा रहा हूँ। इस आकृति को देखकर कुछ याद आया? जी हाँ, स्पायरोगैरा ना। तो स्पायरोगैरा अगर कहीं से भी अगर टूट जाता है, स्पायरोगैरा अगर किसी चोट के द्वारा ये हरा फीतादार रहता है, कहीं से टूट जाता है तो खंडी भवन हो जाता है। तो इस प्रकार इसका टूट जाना, इस तंतु का टूट जाना ही एक से दो हिस्से में बढ़ जाना, नए संतत का जन्म ले लेना, इसे कहते हैं खंडी भवन। तो बच्चों, स्पायरोगैरा इस प्रकार एक स्पायरोगैरा का दो हिस्सा या दो जनन में, दो संतत में रूपांतरित होना है। अलैंगिक प्रजनन में और एक विधि है पुनर्जनन, रीजनरेशन। रीजनरेशन मतलब कोई जीव है, उसको बहुत हिस्से में काट दीजिए। मान लो मैंने 3 हिस्से में काट दिया, 1 2 3,
ऊपर और नीचे और बीच का हिस्सा। तो ऊपर वाला हिस्सा कुल इसमें सिर है तो इसमें नीचे का हिस्सा बढ़ेगा, और नीचे वाले में पूँछ है तो पूँछ वाला हिस्सा ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो ऊपरी वाला हिस्सा एक में बन जाएगा और निचला हिस्सा दूसरे सजीव में बदल जाएगा। तो इसे कहते हैं बच्चों पुनर्जनन। पुनर्जनन का अलैंगिक प्रजनन ये प्लानेरिया में पाया जाता है। इस आकृति का नाम है बच्चों प्लानेरिया। प्लानेरिया या प्लेनेरिया, ठीक है। तो प्लानेरिया में यह सजीव, इसमें कैसा प्रजनन पाया जाता है? अलैंगिक। अलैंगिक में किस प्रकार का? विभाजन नहीं, मुकुलन नहीं, साकी नहीं, बीजाणु नहीं, पुनर्जनन, रीजनरेशन, बार बार हर एक अंग से इसका बार बार जनरेशन या जन्म लेने की प्रक्रिया चल सकती है। इस प्रकार बच्चों अलैंगिक प्रजनन में हमने एक कोशिका में विभाजन मुकुलन देखा, बहुकोशिका में खंडी भवन स्पायरोगैरा, पुनर्जनन प्लेनेरिया, मुकुलन। मुकुलन मतलब अपने शरीर का एक अंग में वृद्धि हो जाना, बाद में उसको अलग कर देना। यहाँ हाइड्रा में पाया जाएगा, यहाँ खमीर कोशिका में या ईस्ट में। ये आँख से नहीं दिखाई देता, ये आँख से दिखाई देता। इसके बाद साकीय प्रजनन। साकी प्रजनन पेड़ों के विभिन्न अंगों से, और बीजाणुओं का निर्माण जो कवक है, फफूंदी है, उसके द्वारा। तो बच्चों अलैंगिक प्रजनन में हम सभी भागों को पढ़ें। बच्चों इस वीडियो को आप देखें ध्यान से, बीच बीच में रोक कर समझें और हर एक आकृति को बनावें और मुझे ज़रूर भेजें। लेकिन उससे पहले जो आपका स्मृति आकृति है इसे ज़रूर अपने कॉपी पर बनाकर मुझे भेजें, ठीक है बच्चों। इसके आगे की लैंगिक प्रजनन के बारे में मैं कल बताऊंगा। धन्यवाद।